प्यारे लालों और लालियों, बहुत बहुत सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब सुप्रभात के बाद में हम बात करते हैं। हम बात कर रहे थे परावर्तन और अपवर्तन की। लास्ट हमने पढ़ा था कांच के आयताकार या घनाभाकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब इसके बाद में हम ये जो आयताकार स्लेब से है, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। क्या अपवर्तनांक? उधर रख दो, मैं आ रहा हूँ। अरे रसोई में ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। रसोई में ले जाओ, आ ही रहा हूँ मैं। हाँ, अपवर्तनांक। क्या नांक? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? इसके लिए हमें कुछ अपवर्तन के नियम पढ़ने पड़ेंगे पहले। ठीक है, क्या पढ़ने पड़ेंगे? अपवर्तन के नियम पढ़ने पड़ेंगे पहले। अपवर्तनांक से पहले अपन क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन के नियम। मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, अपवर्तन के नियम पढ़ लेते पहले। अपवर्तन के नियम, जैसे कि परावर्तन के दो नियम थे, उसी प्रकार से अपवर्तन के भी दो नियम हैं। कितने हैं? दो नियम हैं। नियम नंबर एक, नियम नंबर एक, अब क्योंकि अपवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन में अपवर्तन का बिंदु होगा, परावर्तन होगा तो परावर्तन का बिंदु होता। अपवर्तन है इसलिए कौन सा बिंदु होगा? अपवर्तन। कुर्सी कुर्सी नहीं आई, किधर गई वो? कुर्सी कुर्सी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपवर्तन में अपन क्या है? पहला नियम क्या है? देखिए कि आपतित किरण, कौन सी बताओ? आपतित किरण अपवर्तित, देखो यहां पर अपवर्तित लिखूंगा मैं। अपवर्तित किरण एवं अभिलंब आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर आपतन के, या आपतन बिंदु लिख दे डायरेक्ट, आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। सेम सेम है, जैसे परावर्तन के लिए नियम था पहला, वैसे कि वैसे दूसरा नियम है। पहला मतलब इस अपवर्तन का पहला नियम है, और दूसरा सुन लो, पहले लिख लेना बाद में। दूसरा क्या है? युग्मकों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव स्थिर होता है। ज्या का मतलब साइन थीटा, साइन के रूप में कोण का मान उसको ज्या कहते हैं। कोस के रूप में थीटा का मान कोज्या होता है, और टेन के रूप में थीटा का मान टेंजा होता है। ठीक है, ज्या का मतलब साइन थीटा से होता है। तो दूसरा देख लो, सुन लो कि क्या है। दो माध्यमों के युग्मकों के लिए, युग्मक के लिए या युग्म के लिए, दो
माध्यमों के युग्म के लिए, दो माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या दैट मीन्स साइन एवं अपवर्तन कोण की ज्या वो भी साइन, लेकिन साइन यहां पर किसका साइन? साइन आई, मैं आई लिख देता हूं, साइन आई, और इधर ये साइन आर हो जाएगा, ठीक है, जा का अनुपात सदैव स्थिर, कोष्टक में नियत, अंग्रेजी में कांस्टेंट, रहता है इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। हाँ कोई बात नहीं, स्नेल का नियम सीधा अपवर्तन के लिए लागू होता है, तो स्नेल का नियम लिखोगे चलेगा, स्नेल का नियम कहते हैं। इधर ध्यान देना, आप ध्यान क्या देना है? आपतन कोण की ज्या, इसका मतलब आपतन कोण आई का क्या बताओ? साइन, ज्या का मतलब साइन, और क्योंकि अपन ने लिखा अनुपात का मतलब अनुपात के रूप में लिखना पड़ेगा, और आप अपवर्तन कोण कौन सा? साइन आर का मान क्या रहेगा बताओ? स्थिर। लेकिन पहले ये नहीं लिखना है, पहले हिंदी वाला लिखना है। क्या लिखना है? अरे मैं बता रहा हूं, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ, है ना, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, है ना। पहले आपको ये नहीं लिखना है, पहले ये लिखना है आपतन कोण की ज्या अपॉन अपवर्तन कोण की ज्या बराबर स्थिर या स्थिरांक या नियतांक, ऐसा लिख के फिर ये लिखना है। इसको कहते हैं म्यू। कहिए यो, म्यू कहिए यो। अरे क्या है ये? म्यू। एम जैसा दिख रहा है, यू जैसा भी दिख रहा है, इसलिए म्यू है। यू करना क्या है? यू तो लिख ही रहे हो, बस केवल इधर एक थोड़ा सा डंडा यू निकालना है यू के साथ में, ठीक है। ये म्यू है। क्या है? म्यू। अब इसको आप लिखो, पहले ये लिखना है फिर नीचे ये लिखना है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। लिखो जल्दी। जीवन बराजी बच्चे की यो हेरेक एक नहीं है, अच्छा है, क्या है? आ गए मेरी मौत का। अब मुझे जबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। चलिए, तो हमने बात की पहला नियम और दूसरा नियम, अपवर्तन के 2 नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले किरण, अभिलंब के यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे? कोमा लगाएंगे। फिर दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। अब 2 माध्यम को पृथक करने वाला पृष्ठ क्यों? क्योंकि 2 माध्यम है, इसलिए उनको पृथक करने वाला पृष्ठ होगा। एक माध्यम नीचे रहा है, एक माध्यम ऊपर रहा है, तो ये पृष्ठ जो होगा जहां पर आपतन हो रहा है, ये पृष्ठ कौन सा होगा? ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ होगा। तो उसके उस बिंदु पर एक ही तल में होंगे, तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे। ये बात आपको लिखनी है। बात बल्ले पड़ी। आपतन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब दोनों माध्यम, एक माध्यम दूसरा माध्यम को पृथक करने वाला पृष्ठ ये कि आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते। खत्म। नई बात कही है मैं। दूसरा, 2 माध्यमों के युग्म के लिए, 2 माध्यमों का युग्म कोई सा भी हो सकता है। हवा कांच हो सकता है, हवा जल हो सकता है, निर्वात हवा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो 2 माध्यमों को युग्म के लिए कोई सा भी एक युग्म जोड़ा हो सकता है, उसके लिए
आपतन कोण की ज्या मतलब आपतन कोण के लिए साइन का मान और अपवर्तन कोण के लिए साइन, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण के लिए साइन का मान, इन दोनों का अनुपात सदैव क्या रहेगा, स्थिर। कल भी बताया था मैंने कि इस एंगल को बढ़ाओगे तो वो नीचे वाला भी बढ़ जाएगा, वो जो एंगल बना हुआ है वो एंगल तो वही रहेगा। ये जो है इसका मतलब है। तो ये इसी को अपन क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम, आपतन कोण की ज्या का अनुपात किसके साथ में, अपवर्तन कोण की ज्या बराबर क्या है, स्थिरांक है। इस स्थिरांक को लिखते हैं म्यू से, और साइन लिखना है तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। ये है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। ये क्या है, ये जो निकाला है, ये जो निकाला है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष इससे तुलना की जा रही है। किससे, इस माध्यम की तुलना इससे की जा रही है। मतलब ये है, अब ये जो है मामला किसका है, ये गति का है, वेग का है, प्रकाश के वेग का है। प्रकाश का वेग जितना कम हो जाएगा उतना मान ज्यादा आएगा, उतना मान क्या होगा, ज्यादा आएगा। क्यों भाई, यहां पर कोई भी वेग था मान लो, अब यहां पर वेग जितना कम होगा, नीचे वाले जितनी संख्या छोटी होगी तो भाग देने पर मान उतना ही बड़ा आएगा ना। बड़ी संख्या नीचे होगी तो भाग देने पर मान कम आएगा। तो अपन कहेंगे कि इसमें वेग अगर जितना कम होगा तो भाग देने पर उसका जो उत्तर आएगा वो ज्यादा बड़ा आएगा, तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए अपन कहेंगे कि माध्यम 2 का, माध्यम 2 ये क्यों होगा, क्योंकि अपवर्तन दूसरे माध्यम में हो रहा है ना, तो माध्यम 2 हो गया। और आपतन ऊपर वाले माध्यम में हो रहा है तो माध्यम 1 कौन सा हो गया, ऊपर वाला हो गया। तो ये माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष क्या है, अपवर्तनांक है। यहां पर लिखेंगे अपन इसके लिए, है ना, ये आपने नीचे लिखा होगा इसके नीचे, तो ये लिखेंगे यह माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष क्या है, अपवर्तनांक है। अब हमने लिखा कि यह माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष क्या है, अपवर्तनांक है। इसका मतलब ये है, क्या है, ये है। देखिए इसको मिटाएं, अब अपवर्तनांक यही से आएगा, अपवर्तन के नियम से ही अपवर्तनांक पढ़ेंगे अपन डायरेक्ट, है ना, अलग से टॉपिक नहीं डाल रहे अपन, इसी से पढ़ेंगे। मुझे भी पता है, इसको मैं मिटा रहा हूं, सुनिए। ये सुनो, ये जो अपवर्तनांक होता है, ये इस पे सवाल अगर आ जाएंगे तो आपको फिर निकालने में समस्या होगी। इसको थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, कोई भी माध्यम, जैसे निर्वात को अपन कोई माध्यम नहीं मानते, हालांकि अपन मान सकते हैं, लेकिन वो कोई माध्यम है ही नहीं तो माध्यम नहीं है वो। निर्वात कोई माध्यम नहीं है, कुछ भी है ही नहीं वहां पे। इसके अलावा कोई भी वस्तु होती है, हवा होती है, पानी होता है, कांच होता है, केरोसिन होता है, कोई सा भी दूसरा, कोई भी ऑयल हो गया, कोई सा भी माध्यम हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है आपका, कोई हीरा हो सकता है, जो भी माध्यम है, कोई सा भी माध्यम है। तो दो माध्यमों का अगर युग्म है तो उसको अपन अपवर्तनांक कहेंगे। अगर उनका अपवर्तनांक निकालेंगे तो उसमें से दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक निकालेंगे या पहले के सापेक्ष दूसरे का निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो तो बाद में करेंगे। अगर किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक हो, किसके सापेक्ष, मतलब अपन जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं वो कौन सा आ जाए, निर्वात आ जाए। अपन कह रहे हैं ना, एक माध्यम ऊपर एक नीचे है, दो माध्यम है, तो माध्यम एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो दूसरे का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक वो तो अपवर्तनांक ही है। लेकिन अगर पहला जो है जिसके सापेक्ष अपन निकाल रहे हैं वो निर्वात हो जाए तो अपन उसको, उस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्यों, वो एक स्टैंडर्ड, वो कहिए स्टैंडर्ड है। वो किसके सापेक्ष निकाला गया है, निर्वात के सापेक्ष। क्यों, क्योंकि निर्वात ही एक ऐसा कोई माध्यम नहीं है, मतलब माध्यम है कहने का मतलब, क्योंकि माध्यम है ही नहीं, लेकिन अपन माध्यम के संबोधित करेंगे।
तो निर्वात एक ऐसा है जहां पर प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। और कतरी वेव मैंने पहले बताई ध्यान में। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये सबसे तेज द्रुततम, द्रुत का मतलब तेज, द्रुत का मतलब तेज, द्रुततम अधिकतम चाल निर्वात में होती है। तो इसके सापेक्ष जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाए तो उसको अपन कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। और बाकी दो माध्यमों को अपन तुलना करके निकाल रहे हैं तो उसको केवल अपवर्तनांक कहेंगे। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा अगर निर्वात के सापेक्ष निकाला जाए तो। ठीक है, ठीक है। अपवर्तन का नियम में अपन ने कहा था कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, म्यू। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या है, म्यू है। म्यू एक स्थिरांक है। और ये ध्यान रखना, कंडीशन ये है, ये 0 से बड़े और 90 से 0 से बड़ा एवं 90 डिग्री से छोटे के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए एंगल और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए, उसी के लिए सत्य होगा ये नियम। 90 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अविलंबवत आपतित हो जाएगी किरण, और अविलंबवत अगर आपतित हो जाएगी तो वो सीधी निकलेगी, उसमें बेंड नहीं होगा। ठीक है, यह कंडीशन आपकी लिखी भी हुई है यहाँ पर। मैं बता देता हूँ, इधर लिखी हुई है ना। एंगल आई है ना, जो है 0 से एंगल आई इज लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0 डिग्री, ये ध्यान रखना के लिए सत्य है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ले इसको आई का मतलब क्या है, आपतन कोण क्या है। यहां पर देखिए मैंने एवं लिखा है, यहां पर बीच में आप आई लिख सकते हैं। आई का मतलब आपतन कोण से है ना। एंगल आई इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, इससे बड़ा, इससे छोटा और इससे बड़ा होना चाहिए, उसके लिए ही लागू होगा स्नेल का नियम। 90 डिग्री के लिए लागू नहीं होगा, 90 डिग्री के लिए लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। ध्यान रखना, हमने कहा था ध्यान देना, अभी ध्यान देना। अभी क्या ध्यान देना, माध्यम, एक मिनट लिखिए, सुनो। मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मान लो ये ग्लास स्लेब है, क्या है, ये माध्यम 2 है, ये माध्यम 1 है। ठीक है, मान लो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1 है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2 है। तो ऐसे लिखूंगा मैं, यदि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग V1 एवं 2 में वेग V2 हो, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक अपन लिखेंगे अपवर्तनांक बराबर, में इसके बराबर लिख रहा हूं, सामने लिखना तुम, सामने है ना, मेरी जगह नहीं, बराबर माध्यम 1 में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। अपवर्तनांक को हमने कहा कि हम किससे लिखेंगे, बताओ ये क्या है, अपवर्तनांक ही है, ये जो स्थिरांक है ये अपवर्तनांक है। ठीक है, तो
अपन इसको ऐसे लिखेंगे, म्यू म्यू अपवर्तनांक है ना, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो म्यू 2 1 म्यू 2 1 2 का 1 के सापेक्ष, म्यू का मतलब अपवर्तनांक, 2 1 का मतलब 2 का 1 के सापेक्ष, ये लिखा ना। तो माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, इस 2 1 का मतलब 21 नहीं पढ़ना है इसको, म्यू 2 1 पढ़ेंगे इसको, 21 नहीं है 2 1 है, 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर बराबर माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1, क्या v1 अपॉन 2 में वेग v2 ये माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। कोई बात नहीं, नहीं वो कहीं प्रोग्राम में, ठीक है, एन दे दिया उन्होंने, क्योंकि वो अलग से निकाल रहे हैं, वो इसको जोड़ के नहीं निकाल रहे, अपन कहेंगे इसी को कहेंगे, उससे कोई समस्या नहीं है आपकी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर इसी तरह म्यू 1 2 क्या होगा बताइए जल्दी, म्यू 1 2 क्या होगा, v2 upon v1 माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये चीज समझ में आ गई ना यहां तक की, तो ये E1 to 2 1 में कोई समस्या नहीं है। ये समझ में नहीं आया फिर तुम कोई वीरो 12 21 नहीं उल्टो कई वीरो, समझ में नहीं आएगा, ये चीज समझनी है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है कि 1 में प्रकाश की चाल अपॉन 2 में प्रकाश की चाल। मैंने कंसेप्ट आपको कल बताया कि जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, किसका 2 का निकाल रहे हैं, किसके साथ निकाल रहे हैं, 1 के सापेक्ष। तो इस 1 की तुलना में उस 2 में कितनी चाल ज्यादा कम है, 2 की चाल कम होगी तो मान उत्तर ज्यादा आएगा, तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। 2 में चाल कम होगी, ज्यादा होगी, तो मान उत्तर कम जो है ज्यादा आएगा, कम आएगा है ना। ये छोटा होगा तो उत्तर ज्यादा आएगा, ये बड़ा होगा तो उत्तर कम आएगा, ज्यादा आएगा तो ज्यादा अपवर्तनांक, कम आएगा तो कम अपवर्तनांक, ये सीधी सी बात है। तो इसी तरह तो यहां पर हमने कहा कि 2 का 1 के सापेक्ष का मतलब है 1 में प्रकाश की चाल अपन 2 में प्रकाश की चाल, 1 का 2 के सापेक्ष का मतलब है 2 में प्रकाश की चाल अपन 1 में प्रकाश की चाल, ठीक है। ये दोनों चीजें लिखो, इसके बाद में अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं। हाँ, ये क्या हो गया, ये माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष है, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की, किसकी, निरपेक्ष। ये सेम कंसेप्ट आपको लगाना है, हाँ करवा देंगे। निरपेक्ष, ध्यान देना, क्या देना, निरपेक्ष अपवर्तनांक। हाँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ध्यान देना, बात पर ध्यान देना कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक हम या तो वायु या निर्वात के सापेक्ष, क्योंकि वायु और निर्वात में लगभग चाल समान होती है प्रकाश की, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वायु का जो अपवर्तनांक अगर निर्वात के सापेक्ष निकाला जाए तो वो होता है 1.0003, तो हल्का सा डिफरेंस होता है, तो अपन उसको सेम मान लेते हैं, वायु का और निर्वात का दोनों को अपन सेम मान लेते हैं। तो सेम मान लेते हैं, तो अपन अगर वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपन अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको अपन कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का
अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर कोई है तो अपन उसको लिखने का तरीका 1 2 या वो नहीं होगा। अपन जो माध्यम का नाम है ना, उस माध्यम का ही नाम लिखेंगे केवल उस म्यू के साथ में, क्योंकि एक कौन सा हो गया जिसके सापेक्ष निकालना है, वो कौन सा हो गया, या तो वायु या निर्वात हो गया। दोनों सेम चीजें हैं, वायु निर्वात। तो अपन दो चीजें नहीं लिखेंगे। अपन क्या लिखेंगे, देखो जैसे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। मान लो मैं किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ऐसे लिख देता हूँ, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को किसे लिखेंगे बताओ, म्यू से। कोई माध्यम है, मान लो वो माध्यम x है, क्या है, तो बस x लिखेंगे। किसका निकालना है अपन, किसी माध्यम x का, बस। लेकिन उस x का निकालेंगे तो किसके सापेक्ष निकालेंगे, या तो निर्वात के सापेक्ष या वायु, मतलब निर्वात वायु एक ही बात है, दोनों में से किसी एक के साथ में। निर्वात और वायु या लिख में लोटे, वायु या निर्वात के सापेक्ष एक ही चीज मानेंगे अपन। निर्वात हो चाहे वायु हो, अपन एक ही मानेंगे दोनों को। वायु है तो निर्वात मानना है, निर्वात है तो निर्वात मानना है, ठीक है। आपको अलग से कह दे कि वायु का निर्वात के सापेक्ष निकालो तो फिर अलग मामला है, बाकी दोनों को एक ही मानना है। कंडीशन दे दे तो बाकी निर्वात वायु सेम चीज माननी है अपने, क्योंकि दोनों में चाल सेम है, ठीक है। तो म्यू एक्स कर दिया, तो एक्स माध्यम कोई है, इस माध्यम में माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाला। तो अपन क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश का वेग अपन, बताओ क्या, अपन क्या, माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल को मैंने लिखा है, तो सबसे पहले पार्ट में उसको सी से लिखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल को हमेशा सी से लिखा जाता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय लेटर सी, स्मॉल लेटर सी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि माध्यम x का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग को लिखते हैं c से, और माध्यम में प्रकाश का वेग v, यहाँ पे x माना है ना, x लिख दिया। v का मतलब वेग, x का मतलब x माध्यम का। म्यू x निकाला जा रहा है, किसके सापेक्ष निकाला है, c का मतलब निर्वात या वायु के सापेक्ष, निर्वात ही कहेंगे उसको। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अपन माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम हमने x मान लिया तो अपन x, अगर पानी कहे तो अपन w लिख देंगे दोनों जगह, ग्लास कहे तो अपन क्या कर देंगे, जी लिख देंगे दोनों जगह, ठीक है। तो केवल म्यू x, म्यू g, म्यू w, म्यू केरोसिन के लिए क्या लिख दिया है ना, तो हीरा के लिए अपन डायमंड d लिख दिया, तो वो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, केवल वही लिखा है तो। और दो माध्यम पृथक पृथक दे दिए तो फिर दोनों माध्यमों को लिखना पड़ेगा, आगे पीछे कौन सा लिखना है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। निरपेक्ष के लिए केवल उस माध्यम का नाम ही लिखेंगे, समझ में आएगी बात, क्योंकि एक तरीके से ये नियम हो गया है। ये क्या हो गया है, नियम हो गया है। तो केवल उस माध्यम का नाम लिखेंगे अपन, दोनों निर्वात को भी नहीं, निर्वात को और दोनों को नहीं लिखेंगे, केवल उस माध्यम को लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो निर्वात के सापेक्ष है। सब जानते हैं कि वो निर्वात के सापेक्ष है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि कोई भी संख्या लिखी है उसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी। तो ये क्या होगा बताओ, माध्यम x का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम x का निरपेक्ष अपवर्तनांक। टिपो इसको, हाँ। अब देखिए ये तो हो गया सारा अपवर्तनांक की बात हो गई, निरपेक्ष एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात कर ली। अब आपको ध्यान रखना है 2 3 1 माध्यम में प्रकाश, ये जो अपवर्तनांक है 2 3 1 माध्यम का, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, वैसे ही
इसका कांच का जो होता है, कांच क्या, बर्फ का जो होता है 1.31 होता है, जल का 1.33 होता है ना। ये 2-3 तो ये रहा याद रखना। लास्ट में जो 2.42 है, 2.42 42 हीरे का, वो याद रख लेना। सबसे ज्यादा हीरे का ही होता है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरे का। इसका मतलब ये है कि हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अच्छा, ही तो याद करने रही, सबके याद करके क्या करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, इसलिए उसमें जो किरण होती है वो सबसे ज्यादा मुड़ती है। कितनी मुड़ रही है ये भी उस वेग पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी। कौन कौन सा, एक तो आपको याद रखना है वायु, क्या है, वायु 1.0003। अब ध्यान रखना, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, संख्यात्मक मान ही होता है। क्यों, ऊपर भी वेग नीचे भी वेग, ये भी मीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड खत्म, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसके बाद में बर्फ 1.31, पानी 1.33 और हीरा 2.42 सबसे ज्यादा ये होता है। तेज नहीं है, इसमें प्रकाश का चाल जो वेग जो होता है सबसे कम होता है। ठीक है, समझ में आई बात, कटे। तो मैं अभी बता रहा हूँ, इतनी देर से माथा फोड़ी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल में बहुत कम डिफरेंस होता है, थोड़ा सा ही अंदर बारीक डिफरेंस होता है, इसलिए ये बारीकी का डिफरेंस ही आ रहा है। अगर एक आ जाए, एक का मतलब जितनी निर्वात में चाल उतनी ही वायु में चाल। भाई 3 × 10⁸ बटे 3 × 10⁸, एक बार तो जाएगा और एक आ गया, इसका मतलब क्या है, समान है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है तो 0.0003 आ रहा है, बस यही तो है। समझते नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं जीरो लगे दे ये है इसका मतलब भी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या है, अब ध्यान देना। अब समझने वाली बात क्या है, अब आप अगर आपके प्रश्न आ जाए तो आप क्या करेंगे, प्रश्न आ जाए कि फलाने माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, क्या करोगे, इस सूत्र से नहीं होगा, सूत्र तो यही है, लगाने का तरीका डिफरेंट है थोड़ा। क्यों, क्योंकि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक आप कैसे निकालते हैं, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष का मतलब आप उसका निर्वात के सापेक्ष वायु के सापेक्ष निकालेंगे, तब जाके निरपेक्ष अपवर्तनांक आएगा। मैंने कह दिया कि जल का कांच का, किसका, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालिए, कांच का जल के सापेक्ष। तो आप क्या करेंगे, जल में वेग, कांच में वेग, लेकिन ये तो आपके पास में है ही नहीं, कैसे लाओगे, वेग तो निकालने पड़ेंगे ना। वेग कैसे निकालोगे, ये सूत्र रहा वेग का। कैसे रहा, आपको एक चीज का अपवर्तनांक देगा, एक क्या, दोनों का ही दे देगा। ग्लास में अपवर्तनांक ये है, पानी में अपवर्तनांक ये है, मतलब पानी का अपवर्तनांक XYZ जो भी देगा, कांच का अपवर्तनांक XYZ जो भी देगा, मतलब ये निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखे हैं। ठीक है, सी का आपको पता है 3 × 10⁸, ये पता है तो क्या ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो दोनों के लिए अलग अलग आपको दोनों के वेग निकालने पड़ेंगे, दोनों में फिर भाग देना पड़ेगा, तब जाके उत्तर आएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा, सवाल करेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, अभी सवाल नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई, अपने अपवर्तनांक वाली सारी बातें हो गई। हाँ, तो ये अपन ने निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात की। अब हम शुरू करते हैं गोलीय लेंस से अपवर्तन। कौन सा लेंस, गोलीय लेंस से अपवर्तन। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, गोलीय लेंस
सबसे पहले तो लेंस क्या होता है ये समझना पड़ेगा, लेंस क्या है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि इससे अपवर्तन कैसे होता है। लेंस दो तरह का है। मैं कह रहा हूँ लेंस क्या होता है, दो तरह के नहीं पूछा मैंने। लेंस नहीं हुई मुदगिर रोटी खा दिन के हाँ मुकुड़े दे आयो। बोलो। मैं कह रहा हूँ लेंस क्या होता है, ये कह रहा है कि लेंस दो तरह के होते हैं। लेंस क्या है? लेंस का ये पूछ आपको जरिए पूछो। लेंस एक पारदर्शक कांच है जिसकी कम से कम एक सतह गोली होती है। कतरी कम से कम एक सतह कैसी होती है? गोली यानी स्पेरिकल होती है। कम से कम एक सतह बोल रहा हूं, ध्यान देना शब्द पर गौर करना। एक ऐसा पारदर्शक कांच या एक ऐसी पारदर्शक वस्तु जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोली हो, उसको अपन लेंस कहते हैं। समझ में मेरी बात? हाँ नहीं आई रही? आएगी हाँ, करो मुझको नहीं आई। देखा क्या बोला? एक ऐसी पारदर्शी वस्तु जिसके एक पृष्ठ गोली हो, कम से कम एक पृष्ठ गोली हो, एक नहीं हो। एक होगा एक आएगा तो फिर एक ही रखना पड़ेगा, और कम से कम एक का मतलब दो भी हो सकते हैं। संभावना छोड़नी है आपको। एक दिन हेरी खुली राग नहीं भाग बात है। एक दिन मटर खाना एक दिन हाँ हाँ चलिए देखिए, तो गोली लेंस जो है इसमें अपन क्या करेंगे, पहले लेंस की बात करेंगे। लेंस 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 को लिखते हैं LENS। कहीं लिखे? लेंस। ऐसी पारदर्शक वस्तु, पारदर्शी को कहते हैं ट्रांसपेरेंट। कशी? ट्रांसपेरेंट, जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोली हो। क्या हो? गोली। लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब लेंस आप केवल दो तरह के पढ़ते हैं, लेकिन बहुत तरह के लेंस होते हैं। एक तो आप उत्तल पढ़ते हैं, एक आप अवतल पढ़ते हैं। जो उत्तल लेंस आप पढ़ते हैं वो उत्तलोत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तलोत्तल लेंस। और जो आप अवतल लेंस पढ़ते हैं वो अवतलावतल लेंस होता है, जिनको अंग्रेजी में बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव लेंस कहते हैं। अब इनके और भी दूसरे लेंस जैसे होते हैं जिनमें समतलोत्तल, समतलावतल, है ना, उत्तलावतल, ऐसे लेंस होते हैं। अब ये क्या होते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए, मैंने कहा कि लेंस ऐसा हो जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या हो, गोली हो। मान लो ये कोई लेंस है, इसका एक पृष्ठ गोली है कि नहीं है? इसका एक पृष्ठ गोली है कि नहीं है? इसके दोनों पृष्ठ गोली है नहीं? इसके दोनों पृष्ठ गोली है नहीं है? इसके दोनों पृष्ठ गोली है कि नहीं है? अब यहां पर आप देखिए, समतल उत्तल, समतलोत्तल लेंस। समतल इधर से समतल है, इधर उत्तल। समतलोत्तल, समतल उत्तल, समतलोत्तल। समतलावतल, समतल अवतल, समतलावतल। उत्तलोत्तल,
उत्तल उत्तल, उत्तलो तल, अवतल अवतल, अवतलावतल, उत्तलावतल, उत्तल अवतल। समझ में आई बात? पृष्ठ के आधार पर अपन उसका नाम रखेंगे। हम कौन से पढ़ेंगे? एक तो ये नहीं किया, जो दोनों क्या है, बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव है, मतलब हाँ द्वि उत्तल या द्वि अवतल, दोनों तरफ से उत्तल या दोनों तरफ से अवतल लेंस, इन्हीं की बात करेंगे, बाकी की बात अपन नहीं करेंगे। लेकिन इतने तरह के लेंस होते हैं, सब बनाओ और लिखो। इसके नाम लिख रहा हूँ मैं, इसका नाम लिख रहा हूँ, इसका नाम लिख रहा हूँ मैं। यह है उत्तला समतलावतल, समतलोतल, समतलोतल, समतलावतल, ये समतलावतल, ये उत्तलोतल, उत्तलोतल, ये अवतलातल, अवतलावतल, अवतलावतल, और ये उत्तलावतल, उत्तलावतल। ये इतने सारे लेंस हो गए। अब आप कहते हो कि दो प्रकार के होते हैं, काय के होते हैं? दो प्रकार के मिरर, दो प्रकार के जो होते हैं। हाँ, तो ये हमने 1 2 3 4 5 तरह के लेंस देख लिए। हमें पढ़ने हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जो कि दोनों तरह से डबल अवतल उत्तल है और डबल अवतल है। इन दोनों को पढ़ना है, इन दोनों में ही अपन बात करेंगे, बाकी के लेंस की बात नहीं करेंगे। तो हम इनको क्या करते थे? मिटा देते हैं। अब ध्यान देना है, हम जिसको उत्तल लेंस कहते हैं वो हम कौन सा कहते हैं? सामान्य रूप से दोनों तरफ से उत्तल होता है उसको अपन उत्तल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इन पे लिखा है डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव, डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव, इन दोनों को पढ़ना है। बाकी क्या अपने को नहीं पढ़ने, नहीं 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 नहीं। तो हम इसको कहेंगे उत्तल, इसको कहेंगे अवतल। इनकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी क्या? ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो या बाहर की तरफ उभरे हुए हो, उत्तल नहीं कहेंगे, बाहर की तरफ उभरे हुए हो, उत्तल लेंस कहेंगे। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अंदर की ओर, ऐसे इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा हो, ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा और बीच में से पतला हो गई बात दोनों की। ये किनारों से मोटा, बीच में पतला, किनारों से पतला, बीच में मोटा, नहीं काटे। ये परिभाषा देख लेना अंदर। हाँ कोई बात, दोनों दे रखी है, दोनों दे रखी है। अरे ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिख देना, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला बीच में से मोटा हो उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा बीच में से पतला हो अवतल लेंस। खत्म बात, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना, बातें अब शुरू होगी, लेंस की बातें अब शुरू होगी। ये बनाया भाई साहब लेंस, क्या बनाया? लेंस। ये लेंस है उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। देख ध्यान देना, ध्यान देना, ये इधर वाली जो पृष्ठ है, ये इधर वाला जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ का गोला बताओ किधर था? इधर था कि नहीं था? और इधर वाला पृष्ठ का गोला इधर था कि नहीं था? इस पृष्ठ का गोला इधर था, इस पृष्ठ का गोला इधर था। जैसे कि कांच को हमने किसी गोले से काटा था, माना कि इस लेंस को भी हमने किसी दो गोले से काटा है, या ये जो पृष्ठ है किसी गोले का भाग है, ये पृष्ठ है किसी गोले का भाग है। ठीक है, इस वक्रित पृष्ठ के लिए सी इधर होगा कि नहीं होगा बताओ? जैसे कांच में था, इस पृष्ठ का सी इधर वक्रता केंद्र होगा कि नहीं होगा? इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर होगा कि नहीं होगा? इस पृष्ठ के लिए फोकस बिंदु इधर होगा कि नहीं होगा? इस पृष्ठ के लिए फोकस बिंदु इधर होगा कि नहीं होगा? होगा। बात समझ में आ रही ना?
तो अपन ये गोले वाले कुछ भी हर बार नहीं बनाएंगे, मैं एक बार समझाने के लिए बता रहा था बस, बाकी ऐसे गोले नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है कि लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो मुख्य फोकस होते हैं, दो मुख्य अक्ष नहीं होते। मुख्य अक्ष तो एक ही होगा जो यहां से गुजरे। दो वक्रित पृष्ठ होते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग वक्रता केंद्र, अलग अलग फोकस दूरी, अलग अलग मुख्य फोकस और अलग अलग वक्रता त्रिज्या, ये सब अलग अलग। जरूरी नहीं है कि ये जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तलोत्तल लेंस है, इसमें दोनों पृष्ठों की फोकस दूरी और वक्रता केंद्र समान हो। ये हो सकता है कि ये थोड़ा मोटा हो जाए, ये पतला रहे, तो इसकी फोकस दूरी वक्रता केंद्र अलग होगा इसका, लेकिन हम वो बात नहीं करते हैं। हम दोनों की समान वाली बात करते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, एक जैसे हैं, दोनों की वक्रता केंद्र सेम है, वक्रता दूरी फोकस दूरी सेम है, फोकस पॉइंट एक जगह है, सेम वाले की बात करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कैसा हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, जानकारी के लिए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर वो सारी बातें सेम है जो दर्पण में थी। वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, द्वारक, ये द्वारक एम एन, ये एम एन। लेकिन ये जो मध्य बिंदु था ना, किसमें, दर्पण में जो ध्रुव था, उसको यहां पर कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। कशो उसमें जो ध्रुव था, इसमें अपन क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। बस इतना सा अंतर है। बाकी जितने नियम आपने परावर्तन में पढ़े कि समांतर आने वाली फोकस से जाएगी, वो सब सेम सेम है। बस एक अंतर है कि ये जो प्रकाशिक केंद्र की जो किरण है, जो उसमें ध्रुवी थी, ध्रुव से हमने कहा ध्रुव पर कोई आपतित होती है ना, ध्रुव पर अगर आपतित होती है वो तो उसी कोण से, हाँ, उस मुख्य अक्ष के दूसरी तरफ से परावर्तित होकर चली जाएगी। यहाँ पर परावर्तित होने का मामला नहीं है, अपवर्तित होने का मामला है, मतलब आर पार निकलेगी, वो तो निकलेगी ना। तो अगर यहाँ पर कोई किरण आपतित होती है, चाहे वो इधर से आपतित हो, इधर से आपतित हो, इधर से हो, चाहे इधर कहीं से भी आपतित हो, वो आपतित हो रही तो वो क्या नहीं करेगी, सीधी की सीधी निकल जाएगी। क्या हो जाएगी, सीधी की सीधी निकल जाएगी। मतलब वो केंद्र पर जहां पर अपवर्तन हो रहा है, उस बिंदु पर 90 डिग्री वाले एंगल से आपतित हो रही है, अभिलंब बता आपतित हो रही है। 90 डिग्री को कम है तो चाहे देख लो मुख्य अक्ष वाली किरण कोई देख लो, ये इस पर आपतित हुई तो सीधी निकल गई, इस पर कहीं से भी आपतित हो तो सीधी निकल जाएगी। समझ में आ गई बात। 90 डिग्री है, 90 डिग्री को कम। बाकी सारी बातें सेम सेम है, सारी बातें एक जैसी जो कि आपके दर्पण में थी वो यहाँ पर लागू होगी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी सेम सेम लागू होगी कि इधर माइनस में मापने, इधर प्लस में मापने, ऊपर प्लस में मापने, नीचे माइनस में मापने, सेम सेम लागू होगा। ध्यान रखनी ये बातें, बारीकी की बातें हैं, नहीं आएगा मैं और बता दूंगा, लेकिन ये सारी चीजें। ऐसे अगर आप अवतल लेंस में देखो, ये अवतल लेंस, ये इसका क्या है, क्या है ये, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, नहीं हो गया, ये मुख्य अक्ष, मुख्यमंत्री बंटू डब जाने पे। अब ध्यान देना, उसमें इस पृष्ठ का सारा मामला इधर था, इस पृष्ठ का उधर था। अब इसमें इधर का इधर ही रहेगा, इधर का इधर ही रहेगा। क्या होगा, इधर वाले पृष्ठ का सारा मामला इधर, इधर वाले पृष्ठ का सारा मामला इधर। ये वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, सब सारी चीजें सेम सेम। ध्यान देना है कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठी करता है। क्या करता है, इकट्ठी करता है। अवतल लेंस किरणों को बिखेरता है। उत्तल दर्पण किरणों को इकट्ठी करता है।
अवतल दर्पण किरण उत्तल दर्पण किरणों को बिखेरता है और अवतल दर्पण किरणों को इकट्ठी करता है। दोनों में उल्टा उल्टा मामला है, ध्यान देख किसी। ये अवतल दर्पण है, किरणें आई थी, ये सबको इकट्ठी की थी कि नहीं की थी? और ये हो जाए तो ये ऐसे गई थी, अरे ऐसे गई थी कि नहीं गई थी? हाँ सर। ये बिखेर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। ये कन्वर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। ये अभिसारी दर्पण है, ये अपसारी दर्पण है। अभिसरण मतलब इकट्ठा करना, अपसरण मतलब बिखेरना। ये अभिसारी है, ये अपसारी है। यहां पर ध्यान देना, जो लेंस आपका ये था, ये अगर समांतर किरण पुंज आएगा तो सबको फोकस पर क्या करेगा? ये कन्वर्जिंग लेंस है, अभिसारी लेंस है। ये क्या करेगा? ये अगर समांतर किरण पुंज आएगा